हेलो फ्रेंड्स। आज से मैंने अपने चैनल पे एक एजुकेशनल टॉपिक को भी कवर करना शुरू कर दिया है, जो फिजिक्स का होगा कि या केमिस्ट्री का होगा, कोई भी एजुकेशनल टॉपिक है। तो एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी एक डिफॉर्मिंग फोर्स है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज जो होता है उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो अभी इलास्टिसिटी का फर्स्ट टॉपिक है डिफॉर्मिंग फोर्स। एक एक करके मैं यहाँ पे रीड करूँगा और उसको टर्म को एक्सप्लेन भी करूँगा। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? ए फोर्स विच प्रोड्यूस ए चेंज इन कॉन्फिगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइंग इट इज़ कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट के शेप में जो चेंज होता है फोर्स अप्लाई करने के बाद में, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। अभी इलास्टिसिटी क्या हो जाता है? इलास्टिसिटी इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स लगा के उसको खींचते हैं और खींचने के बाद में वो अपने उस ओरिजिनल शेप में चला जाता है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव करें, किसी ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्रेच किया जिस फोर्स से, उस फोर्स को रिमूव करने पे ऑब्जेक्ट सेम अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला गया, तो उसको ही इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? अब इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब हमने उसको जब ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया तो उसका अपर लिमिट क्या होता है, कितने मैक्सिमम लिमिट तक ऑब्जेक्ट स्ट्रेच होता है, वो उसका इलास्टिक लिमिट होता है। इफ़ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म कम्प्लीटली। अगर उसका फोर्स को जिस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया गया है उसको रिमूव कर लेने पे ऑब्जेक्ट जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में कम्प्लीटली आ जाता है। बियॉन्ड विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड द बॉडी लूजेज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अगर रिमूव कर लिया जाता है तो बॉडी जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इंक्रीज द बॉडी लूजेस इस प्रॉपर्टी। अगर बॉडी का डिफॉर्मिंग फोर्स अगर इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब अगर ज़्यादा फोर्स से अगर उसको बॉडी को स्ट्रेच कर दिया या खींच लिया गया, तो वो उस बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है और बॉडी का शेप जो है परमानेंटली चेंज हो जाता है। तो जितना मैक्सिमम अपर लिमिट तक बॉडी को हम खींच सकते हैं और जिससे वो पुनः अपने शेप में आ जाता है, तो वो उसका इलास्टिक लिमिट होता है। मतलब मैक्सिमम जितने फोर्स लगाने पे मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्ट्रेचिंग, वो हो गया इलास्टिक लिमिट हो गया। अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ क्या है? दोज बॉडीज़ which regain its original position immediately and completely after the removal of deforming force are called perfectly elastic bodies. वैसा बॉडीज़ जिसमें फोर्स अप्लाई करने के बाद में बॉडी स्ट्रेच तो हो जाता है, लेकिन बाद में वो कम्प्लीटली अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला आता है, उसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया क्वार्ट्ज, फॉस्फर, ब्रॉन्ज, ये सब एग्जाम्पल हो गया उसका, क्योंकि उसको स्ट्रेच करने के बाद वो जो है कम्प्लीटली अपने शेप में आ जाता है।
ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज हो गया। और परफेक्टली अब प्लास्टिक बॉडीज किसको बोलते हैं? दोज बॉडी विच डजंट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एट ऑल ऑन द रिमूवल of deforming force are called perfectly plastic bodies. Such example putty, paraffin, wax. वैसे बॉडीज़ जिस पे फोर्स अप्लाई करने के बाद में वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है, वो परमानेंटली उसका शेप चेंज हो जाता है, उसको परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज कहते हैं। जैसे वैक्स हो गया, पैराफिन हो गया, पुट्टी हो गया, इन सबों को अगर आप फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो उसका ओरिजिनल शेप नहीं आ पाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो ये परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़ का एग्जांपल हो गया। एग्जांपल को भी आप जो है रिमेंबर कर लें कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़ कौन सा हो गया, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ कौन सा हो गया। अभी हम नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेस पे। हमारा स्ट्रेस क्या होता है? द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया of a deformed body is called stress. स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक प्रकार का फोर्स है जिससे द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, फिर से वो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, वो रीस्टोरिंग फोर्स है स्ट्रेस पर यूनिट एरिया ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी। ये जो है बॉडी के एरिया पे पर यूनिट जो एक्ट करता है वही कहलाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हो गया स्ट्रेस। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो इसलिए इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको पास्कल भी बोलते हैं, क्योंकि पास्कल ने इसका यूनिट दिया था, इसके लिए पास्कल भी बोलते हैं। बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के टर्म में आप इसको प्रैक्टिकली आप याद कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ये पास्कल जो है वो रिमेंबर के लिए हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ। एंड डायमेंशनल फार्मूला इज ml पर पावर में -12 और t पावर में -2। स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, अभी स्ट्रेस का टाइप्स पे आते हैं। स्टेप्स कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टेप्स यहाँ जो है 2 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज applied normal to the area, then the stress is called normal stress. If there is an increase in length, then stress is called tensile stress. तो पहले मैं उसको आपको जो है मैं रीड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा? इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द एरिया, अगर डिफॉर्मिंग जो फोर्स अप्लाई किया गया किसी ऑब्जेक्ट पे, नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया गया, तो नॉर्मल फोर्स अप्लाई करने के बाद में जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ या जो बॉडी जितना डिफॉर्म्ड हुआ या जितना स्ट्रेस उत्पन्न हुआ बॉडी में नॉर्मल फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो वो जो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। और if there is an increase in length, then the call is tensile stress. अगर बॉडी के लेंथ में इंक्रीज हो गया फोर्स अप्लाई करने के बाद में, तो वो हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। और if there is a decrease in length, then stress is called compression stress. फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी का जो जब लेंथ डिक्रीज हो जाता है तो उसको कंप्रेशन स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस का आपने देख लिया।
एक नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, एक टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, एक कॉम्प्रेशन स्ट्रेस हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब ये क्या होता है? इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। अभी जब डिफॉर्मिंग फोर्स उसके टेंजेंट के पैरेलल में अप्लाई होता है तो उसको जो है हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। टेंजेंट आप जानते होंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। उसके बाद में अभी स्ट्रेन पे आ जाते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? द फ्रैक्शनल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। सो जो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, चेंज तो स्ट्रेस में भी होता है और स्ट्रेन में भी होता है, लेकिन जो फ्रैक्शनल चेंज होता है बॉडी के शेप में उसको स्ट्रेन बोलेंगे। उसको इसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मान लिया कि बॉडी का शेप हो गया 2 मीटर, बॉडी का जो लेंथ है 2 मीटर है और उसका ये जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मान लिया कि उसको 6 मीटर तक उसको स्ट्रेस कर सकते हैं, तो उसका साइज में चेंजिंग होगा कितना? 6/2 चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से स्ट्रेन हो जाएगा। इट हैज़ नो यूनिट एंड इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन द स्ट्रेस 3 टाइप हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेन, इसमें हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। वॉल्यूमेट्रिक लेंथ स्ट्रेन, उसमें चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा। और तीसरा हो गया शेयरिंग स्ट्रेन हो गया, इसमें हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन प्रोपोर्शनल टू फिक्स्ड सरफेस। इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट। अब हुक्स लॉ क्या हो गया? हुक्स लॉ पे आते हैं। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, जितना इलास्टिक लिमिट होता है उसमें स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। ये हो गया हुक्स लॉ हो गया, वेयर ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो अभी जो है टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। पहला है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? इट इज़ डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये एक रेशियो हो गया, मतलब अनुपात हो गया नॉर्मल स्ट्रेस और उसके लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो हो गया। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को वाई से डिनोट करते हैं। इसमें नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया। अभी इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला अलग हो गया। ठीक है, अभी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन
with the elastic limit. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? यह रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल जो किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस डेवलप हुआ अपॉन उसके वॉल्यूम में जो स्ट्रेन डेवलप हुआ, वही जो हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। इसको के से डिनोट करते हैं, के इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल हो गया। ठीक है, तो आज जो है हम इतना ही स्टडी करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इलास्टिसिटी। ये जो है आपको 11th में तो वर्क करना ही है, प्लस आगे भी इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो इसमें और भी कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको इसका आंसर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नेक्स्ट जो भी टॉपिक के बारे में स्टडी करना चाहते हैं उसको कमेंट में बताएं, उस पर जो है मैं फिर उस पर लेक्चर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।